बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिहान सादिक। बेटा, आज का जो लेक्चर है वो आपके डिसोल्यूशन प्रोसेस को मुकम्मल करने पे है, मीन उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर है। और उसमें हमारे पास नॉर्मली 10 एंट्रीज होती हैं। उन एंट्रीज को हमने परफॉर्म करना है, कैसे बनाना है, छोटा सा लॉजिक होता है इसके पीछे। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, और अगर आपने समझने में देर लगाई तो फिर जाहिर है वो फिर रट्टे हुए बात आ जाती है। तो कुछ चीज़ें ध्यान से समझिएगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं इसमें अब क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या क्या हमें करना है। बेटा, अकाउंटिंग सिचुएशन है फॉर डिसोल्यूशन। ये भी याद रखिएगा कि हम कितने तरह के प्रोसेस से, या हमारा सवाल कितने प्रोसेस से गुजर सकता है, या कितनी सिचुएशन किताब में मौजूद है। तो नॉर्मली पहली जो है, व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। ये मैंने लास्ट टाइम क्लियर किया था आपको लेक्चर में कि सॉल्वेंट का मतलब है वो अपने पैसे अपने ऊपर वाजिब अदा कर्जों की अदायगी कर सकता है। एंड व्हेन वन पार्टनर इज इनसॉल्वेंट, अगर उनमें से कोई एक पार्टनर जो है वो इनसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, यानी कि अपने ऊपर वाजिब अदा कर्जों की अदायगी ना कर सकता हो। उसके बाद है व्हेन ऑल दी पार्टनर्स आर इनसॉल्वेंट, जब तमाम के तमाम पार्टनर जो है वो दिवालिया हो जाएं, यानी कि पैसे अदा ना कर सकते हो, अपने जिम्मे वाजिब अदा लायबिलिटीज के या बिजनेस के कर्जों को अदा ना कर सकते हो। बेटा, ये 3 सिचुएशन है। अब हम जो पहली सिचुएशन में आपके साथ जो सवाल डिस्कस करेंगे उसकी पहली सिचुएशन है जी, व्हेन ऑल दी पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। अब डिसोल्यूशन प्रोसेस में हम ये काम करेंगे किस तरह? मसलन वो आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा था ना, हमें एसेट्स को सेल करना है, लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, कैपिटल्स को पैसे देने हैं, उनके अकाउंट्स के जो पैसे हैं उनको अदा करने हैं। ये करेंगे किस तरह? यहां पर एक अकाउंट बनाया जाएगा, उसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कहते हैं बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज का लिटरेचर मानी कुछ और है, उसका मतलब है महसूस करना, एहसास करना। लेकिन बेटा अकाउंटिंग में इसके मानी यही हैं जो यहां पे 3 पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। यानी कि जब आप किसी बिजनेस को खत्म करेंगे, यानी कि एसेट्स को बेचना और लायबिलिटीज की अदायगी करना, इस तमाम प्रोसेस को क्या कहते हैं? रियलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। वैसे भी अगर आप अकाउंट्स पे कहीं पढ़ते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा या पढ़ा होगा कि अमाउंट वाज रियलाइज, पैसे मिल गए। इसी तरह शायद आपको याद आ रहा हो एक रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है कि जो इनकम से ताल्लुक रखता है। तो यहां पर उसके मानी वो नहीं है जो लिटरेचर मानी है। बाद में बच्चे किसी एक जगह पे बिला वजह, किसी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो अटके रहते हैं, वहीं रुक जाते हैं, उनका नॉलेज आगे नहीं बढ़ता। जिससे मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी है। अब यहां पे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वो क्या करेगा देखते हैं। इट इज प्रिपेयर द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस। क्लियर हो गया? इट शोज द गेन और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये है मेन नुकता भाई, एसेट्स और लायबिलिटीज को बेचने पर नफा या नुकसान होगा। बेटा ये बिल्कुल उसी तरह ही हम करेंगे जिस तरीके से हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में किया करते थे, लेकिन यहां पे हमने एसेट्स को सेल करना है। उसके बाद द गेन और द लॉस इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मीन उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट यहां पे क्या होंगे, वो डेबिट कर दिए जाएंगे। ये है रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक डेफिनेशन भी है, बहुत जामे डेफिनेशन है, आपसे मेमोराइज करें, जरूर पूछी जाती है। और ये बात अपनी याद रखनी है कि रियलाइजेशन का वर्ड कहां यूज होगा? पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के हिस्से में। तो इसलिए कोई अब इसका आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ। लेकिन ये कहां बनेगा? सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन में ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। अब कोई भी केस हो, व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट हो, व्हेन वन पार्टनर इनसॉल्वेंट हो, व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इनसॉल्वेंट हो, बेटा ये अकाउंट यहां बनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि हम अकाउंट कैसे बनाएंगे? जाहिर है ये एंट्रीज से बनेगा। अब इसमें कौन कौन सी एंट्रीज होंगी, उसके लिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, वहां जाके कुछ चीजों को मेमोराइज करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमने क्या कुछ लिखना है, क्या कुछ मेमोराइज करना है। क्योंकि इस लेक्चर में आपने सारी एंट्रीज सीखनी है। फिर इसके बाद जो लेक्चर होगा मैं आपको इसके प्रॉब्लम पर ले आऊंगा कि आपने इसके सवाल किस तरह सॉल्व करने होते हैं। तो आए चलें इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां जाके हम इसकी एंट्रीज को पास करते हैं, और कैसे करते हैं, क्या टेक्निक है, इन चीजों को देखना है। तो आए चलें बेटा नेक्स्ट बोर्ड पर। अकाउंटिंग एंट्रीज हैं डिसोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसको किस तरीके से मेमोराइज करना है। मैंने इस बोर्ड पर 2 मेन हिस्से बनाए हैं अभी तक। तो मैं पहले एक पे बात करूंगा, अच्छी तरह सोचना है, समझना है, फिर दूसरे पे बात करूंगा। देखिए, अकाउंटिंग एंट्रीज है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पहले जो हमने 2 एंट्रीज पास करनी है बेटा, वो बैलेंस शीट को देख के करनी है। समटाइम स्टूडेंट डज नॉट हैव एनी आइडिया कि हमें सवाल शुरू किस तरह करना होता है। तो सवाल आप देखें कि आप किस तरह शुरू करेंगे, आप बैलेंस शीट को देख के शुरू करेंगे। आपके पास सवाल के 2 हिस्से हैं। अभी तक आपने जितने पार्टनरशिप सवाल देखे हैं
उसमें दो ही हिस्से होते हैं, एडमिशन से लेके आगे तक जितना देखा, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट्स। तो मैंने इसीलिए आपको उन एंट्रीज को जो आने वाली हैं उसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स। तो अभी जो मैं आपको हिस्सा दिखा रहा हूं वो बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए नंबर 1 पे पहले लिखा हुआ इस पर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखिएगा जिस अकाउंट को हम कहीं ट्रांसफर कर रहे होते हैं, पहली बात है उस अकाउंट को खत्म करते हैं, वो अपनी जगह छोड़ेगा और वहां जाएगा। एसेट्स तमाम डेबिट होते हैं, एसेट्स तमाम डेबिट होते हैं। जब मैं उसे खत्म करूंगा या ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अब देखें एंट्री जो इसकी पास होगी वो इस तरीके से पास होगी जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड सन्ड्री एसेट्स नेम अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स नेम अकाउंट एक्सेप्ट, इनके अलावा। देखिए हमने सारे एसेट्स को ट्रांसफर करना है मां सवाए इनके। अब ये कौन से हैं जिनको ट्रांसफर नहीं करना, देखिएगा बेटा गौर से देखिएगा। कैश है, बैंक है, इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। एक्चुअली इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, ये हमने ऑफसेट किया होता है इसलिए इसे यहां ट्रांसफर नहीं करते, होगा कहां ट्रांसफर करेंगे, इसे जाके हम लायबिलिटीज में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद अगर यहां पर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट बैलेंस पड़ा हो या इसी तरह पार्टनर्स करंट अकाउंट पड़ा हो, पार्टनर्स का करंट अकाउंट आपने ये फिक्स्ड स्टॉक मेथड में जो फिक्स कैपिटल मेथड है वहां पे ये बात पढ़ी हुई है आपने कि फिक्स कैपिटल मेथड जो है उसमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया जाता है और उसके दो बैलेंस होते हैं, डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है। डेबिट है तो ये उसकी ड्राइंग्स को इंडिकेट कर रहा है, क्रेडिट है तो ये उसकी कैपिटल को ही इंडिकेट कर रहा होता है। इसी तरह ये मैक्सिमम चीजें हैं बेटा जो यहां पर आपके सामने आ सकती हैं। इसके अलावा बाकी सारे एसेट्स लाइक फर्नीचर है, बिल्डिंग है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, इन तमाम एसेट्स को आप ट्रांसफर कर देंगे और डेटर्स में की ग्रॉस वैल्यू पे आपसे ट्रांसफर करेंगे, आप उसकी लेस वैल्यू पे मीन आफ्टर डिडक्टिंग द प्रीमियम एडेट्स आप इसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। फिर देख लें इसको आप, हमने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स किया इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जिन एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा हूं उनको मैंने क्रेडिट कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया, सन्ड्री एसेट्स हमने क्रेडिट कर दिए, सन्ड्री एसेट्स ने मां सवाए इन एसेट्स के जिनको हमने वहां पे ट्रांसफर नहीं करना, उसमें कैश था, बैंक था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स करंट अकाउंट है। ये फिक्स कैपिटल मेथड में आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था, इसके अकाउंट के दो बैलेंस होते हैं, ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसका नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ये बेटा आपने एसेट ट्रांसफर कर दिए, देख लें बैलेंस शीट में आपने एसेट्स को एक जगह पे कर दिया। अब बात आ रही है लायबिलिटीज की। अब ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, बेटा अब लायबिलिटीज तो क्रेडिट होती है ना, तो लायबिलिटी सारी डेबिट होंगी। मैं चंद एक लायबिलिटीज लिख देता हूं कि वो थोड़ी सी होती हैं, मैं इसको लिख दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने यहां पे लिखा क्रेडिटर्स, ये ट्रांसफर हो गए, डेबिट कर रहा हूं, क्रेडिटर्स अकाउंट को मैंने डेबिट किया। इसके बाद बिल्स पेबल आ गए, प्रोविजन जो ऊपर ट्रांसफर नहीं की थी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इधर आ जाएगी। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट है कोई, बेटा वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा एंड एटसेट्रा। और जाहिर है हम क्रेडिट किसे करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट को। अगेन यहां जिस तरह तमाम एसेट्स मैंने क्रेडिट करके डेबिट कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट को, और अब रियलाइजेशन अकाउंट हमें बता रहा है कि ये डेबिट हो रहा है एसेट्स की वजह से, यहां पे तमाम लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसका मतलब ये क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, लायबिलिटीज की वजह से। अगेन वही बेटा एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है इसमें कि जिनको हमने ट्रांसफर नहीं करना उनमें आपके पास
सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इन्हें आपने ट्रांसफर नहीं करना। कोई रिजर्व पड़ा हुआ है बेटा, उसे ट्रांसफर नहीं करना। इसी तरह पार्टनर्स लोन अगर पड़ा हुआ है उसे आपने ट्रांसफर नहीं करना। ये चंद एक चीजें हैं जो ज्यादातर आपको मिलेंगी, तो इनको आपने ट्रांसफर नहीं करना। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं, मैंने आपको बताया भी था, एक जगह पे जाके बताया था शुरू में ही, जो पहला लेक्चर था उसमें मैं एक बात बताई थी कि बाज दफा वो पार्टनर के हिसाब से देता है। मसलन मैं कहता हूं पार्टनर ए है, तो पार्टनर एज वाइफ, ए की जो वाइफ थी उससे हमने लोन लिया था, वो थर्ड पार्टी लोन कहलाएगा, वो यहां ट्रांसफर होगा। वो चीजें हैं जिनको हमने ट्रांसफर नहीं करनी। अब आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं, इसकी नरेशन जो आपके पास आएगी, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी नरेशन आपके सामने आएगी, वही जो आपने किया, लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल एंट्रीज मुझे नॉर्मली मैंने आपको बताया था 10 एंट्रीज हैं, उस 10 में से कितनी एंट्रीज हो चुकी हैं अभी तक? 2 हो चुकी हैं, और यही 2 मेन एंट्रीज हैं, ये हर सवाल में होंगी, ये याद रखें, ये हर सवाल में होंगे, और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह भी अटैच होते हैं, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा, करिएगा। अब बेटा हम इसके बाद इसके नेक्स्ट बोर्ड पे जा रहे हैं और देखते हैं बाकी एंट्रीज कौन सी अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। लास्ट बोर्ड पर हमने जो एंट्रीज की थी वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की थी, वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की थी। अब जो हम एंट्रीज पास करने जा रहे हैं बेटा, वो उसके एडजस्टमेंट में है। देखें, ये तो सारी एंट्रीज है ना, जब एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो सारी एंट्रीज बियर नहीं कर रहा होगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इनको तरतीब से जरा ज़हन में रखें। पहली 2 एंट्रीज पहले एसेट्स की थी, फिर लायबिलिटीज की हो गई, अब हम एडजस्टमेंट में जा रहे हैं और यहां भी वही तरतीब रखेंगे। देखें, यहां में लिखा बेटा, इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा। अब आपको याद रहना चाहिए आपके तमाम एसेट ट्रांसफर हो चुके हैं किसमें? रियलाइजेशन में, यानी कि डेबिट कौन है? रियलाइजेशन। अब मैं उस रियलाइजेशन से कुछ एसेट निकालना चाह रहा हूं, तो जाहिर है वो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखिए एंट्री क्या होगी, यहां पे जब एंट्री पास करेंगे तो यहां लिखेंगे जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अगेन नरेशन इज द सेम, एसेट ट्रांसफर हो। अब जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है, मसलन मशीनरी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, कैपिटल फर्नीचर टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, तो उसके कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और हम रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और उसी अमाउंट से करेंगे। देखिए यहां पे कंडीशन है, 2 अमाउंट्स हैं, एक तो आई बैलेंस शीट में, एक आई एडजस्टमेंट में। तो जब एडजस्टमेंट की आप एंट्री करोगे वो एडजस्टमेंट की अमाउंट से करोगे, जब बैलेंस शीट वाली एंट्री आप कर रहे थे उसमें आप एडजस्टमेंट नहीं देखोगे, वो सारी की सारी एंट्रीज बैलेंस शीट की अमाउंट से ही की जाएंगी। ये बात को जरा ध्यान में रखिएगा। ये पहली एंट्री बड़ी सीधी से आपके सामने आ गई। अब देखिए दूसरी एंट्री टेक्निकली इसके ऑपोजिट है, ये मैं तरतीब देख लें, पहले मैं वहां भी गया, पहले मैंने एसेट्स की बात की, फिर लायबिलिटीज की बात की। यहां भी मैं पहले एसेट्स ट्रांसफर किए, एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, अब मैं लायबिलिटीज को लेके जा रहा हूं। तो बेटा ये कोई बात इतनी मुश्किल नहीं होती, अभी हम 2 चीजों में खेल रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज में। इफ एनी लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, अब देखिएगा लायबिलिटीज तो सारी क्रेडिट थी, तो मैं यहां क्या करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करूंगा एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। अगेन बेटा कौन सी अमाउंट से? विद द वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में जो गिवन थी अमाउंट उसी से मैं एंट्री पास करूंगा। इसके बाद अब देखें एसेट्स का सारा हिस्सा खत्म हो गया, सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे, जब एसेट ट्रांसफर हो गए, देखना बड़ी सीधी सी बात है, मैं बिजनेस खत्म करने लगा हूं, तो सबसे पहले मैं अपने पार्टनर से पूछूंगा भाई मैंने ये एसेट बेचना है, आप में से किसी को चाहिए तो नहीं? तो कोई एसेट ले लेता है तो उसकी एंट्री होगी। इस तरह किसी ने कहा कि लायबिलिटीज मुझे दे दे, मैं पे कर दूंगा, उससे मेरी वाकफियत अच्छी है, व्हाटएवर, कोई भी रीजन हो सकती है, हमने उसको शिफ्ट कर दी। अब जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज बचे हैं, अब मैं पहले एसेट्स को बेचूंगा और लायबिलिटीज की पेमेंट करूंगा। रिमेंबर दिस थिंग कि जो एसेट आप बेचेंगे एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन में मौजूद होंगे कि अब वो एसेट कितने में बिके हैं, आपने उतनी ही वैल्यू से उसको यहां रिकॉर्ड करना है। एंट्री बहुत सीधी सी है, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड, तो जाहिर है हमारे पास कैश आएगा, मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा
एंड रिमेंबर वन थिंग, तमाम एसेट ट्रांसफर थे रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा। बड़ी सीधी सी एंट्री। फिर याद रहे ये अमाउंट, इसमें जो फिगर लिखोगे ये कहां से लिखोगे आप, एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दी होगी, क्योंकि जो एडजस्टमेंट में जो चीजें आ रही हैं उसे आप एडजस्टमेंट्स की वैल्यू से ही रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद जब आप एसेट को सेल कर देते हैं तो फिर हम करेंगे पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। देखिए ये दो लग रहे हैं अलग अलग, लेकिन क्योंकि एंट्री सेम है इससे मैं एंट्री सेम पास करूंगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अगेन किसके लिए, जो इसके सवाल की हेडिंग है वही इसकी नरेशन है, तो यहां पर हमने दो अलग अलग एंट्रीज पास नहीं करनी होती क्योंकि दोनों की सिचुएशन सेम है।